हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्लाई हाई लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे। और मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें कैसे जो स्लेव डायनेस्टी है उसका प्रसार होता है, एक्सपेंशन होता है और इंडिया में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देख लिया है अभी तक। जो आज हम लोगों का डिस्कशन होगा वो होगा बलवन के ऊपर, जो गुलाम डायनेस्टी का लगभग आप लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कैकुआबाद होता है और फिर कैमुअर्स होता है। हम लोगों ने इससे पहले ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में देख लिया है। अगर आपने उन लेक्चर को कवर नहीं किया है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और वहाँ पर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से एक फ़ोल्डर बना होगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम अब बलवन के बारे में देखते हैं कि बलवन का जो टाइम पीरियड है वो है 1266 से लेकर के 87 तक। बलवन का जो ओरिजिनल नेम है वो है बहाउद्दीन और इसकी जो कास्ट है या जाति है वो इलबरी तुर्क है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे इल्तुतमिश के अमीर जो थे उनको शमसी अमीर बोलते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर को कुतुबी अमीर बोलते थे, उसी तरीके से जो बलवन के जो डायनेस्टी के समय जो इम्पोर्टेंट रूलर थे वो लगभग इलबरी तुर्क जाति के थे। ठीक है। जो टाइटल थी बलवन की वो गियासुद्दीन थी उलुग खान, और उसने जिले इलाही की उपाधि को धारण किया था। यह बलवनी डायनेस्टी का फाउंडर था और बर्नी ने इसको स्पाई किलर, फादर ऑफ पीपुल और हीरो बताया है। तो बर्नी के जो हिस्ट्री राइटिंग है उससे हमें बलवन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। बलवन ने सुल्तान बनने से पहले काफ़ी सारे रैंक को अलग अलग सुल्तान के समय में, दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके समय में अलग अलग रैंक को होल्ड किया था। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले वो इल्तुतमिश के समय खासदार के पद पर आता है। जो खासदार का मतलब होता है वो है हेड ऑफ बॉडीगार्ड। ठीक है। इसके बाद अमीर ए शिकार, रजिया सुल्तान के समय इसके प्रमोट करके अमीर ए शिकार की उपाधि दी जाती है या उसको रैंक दिया जाता है। इसके बाद अमीर ए अखनूर, जो अश्वशाला का प्रधान होता था बहराम शाह के समय में, तो इसे अमीर ए अखनूर का पद दिया जाता है। इसके बाद इसको मसूद शाह के समय में अमीर ए हाजिब का पद दिया जाता है और नायब का पद दिया जाता है नसीरुद्दीन महमूद के काल में। नायब जो होता था वो बहुत टॉप रैंक होता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, और ये जो है सुल्तान के बाद आप ऐसा कह सकते हैं कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल होता था। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले खासदार का पद मिलता है इल्तुतमिश के समय, आमिर ए शिकार का पद रजिया सुल्तान के समय, आमिर ए अखनूर का पद बहराम शाह के समय, आमिर ए हाजिब मसूद शाह के समय और नायब का पद नसीरुद्दीन महमूद के समय। ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि इतिहासकारों की नज़र में बलवन कैसा है। इतिहासकार बलवन को किस नज़र से देखते हैं। तो बलवन, आपको पता है कि बलवन इल्तुतमिश का दास था। ठीक है। तो बलवन शुरू में इसको जब बेचा गया तो बलवन बहुत ज़्यादा कुरूप था, मतलब अगली था, इसकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अगली थी, देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत था। तो एक बार इल्तुतमिश अपने बहुत सारे दासों को जब खरीद रहा था तो बलवन भी उसी बाज़ार में, दासों की बाज़ार में या दासों के मार्केट में था, स्लेवरी मार्केट में था। तो बलवन ने इल्तुतमिश से कहा कि आप अपने 99 दास को तो अपने लिए खरीद रहे हैं, लेकिन मुझ एक को फॉर गॉड, भगवान के लिए खरीद लीजिए। ठीक है। तो इल्तुतमिश बोला कि ठीक है, और इल्तुतमिश ने उसको खरीद लिया। बर्नी ये भी मानता है कि जो बलवन था वो मलिक से पहले खान बना, उसके बाद में खान से सुल्तान बना, और प्राकृतिक ने इस तरह से, यानी जो नेचर है, नेचर उसको बाई बर्थ जो है उसके लिए जो राजसी वस्त्र होते हैं, किंगडम के जो क्लॉथ होते हैं वो उसके लिए सिल दिए थे। फरिश्ता कहता है कि बलवन जो था वो गुप्त रूप से षड्यंत्र किया और जो इल्तुतमिश के जो वंशज थे या इल्तुतमिश के जो सन वगैरह थे, हेरिटेज थे, उन सबको वो सिंहासन के लिए या आप कह सकते हैं कि कोर्ट के लिए, मुकुट के लिए, क्राउन के लिए, अपने लिए वो सबको क्या समझता था, विरोधी समझता था,
और उन सबको इसीलिए उसने मरवा दिया। ठीक है। बाद में नसीरुद्दीन महमूद के समय में वो जो सुल्तान का छत्र होता था या रॉयल कनोपी, उसको भी धारण करने लगा, जो सुल्तान के ग्लोरी का प्रतीक होता था। मतलब जब सुल्तान, अब एक तरफ आप देखिए कि नसीरुद्दीन महमूद जब चलते होंगे तो उनके लिए रॉयल जो कैनोपी है वो चलता था, लेकिन बाद में बलबन ने इसको खुद अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो लोग अब उससे डरने लगे थे। फिर चलते हैं, बलबन जब नसीरुद्दीन महमूद के समय नायब का पद प्राप्त करता है तो उसके बाद क्या चेंजेज आते हैं बलबन के पर्सनालिटी में और दिल्ली सल्तनत के राज्य व्यवस्था में, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बलबन को इल्तुतमिश ने 1232 यानी 1232 और 33 में बगदाद के बाज़ार से ख़रीदा था। और बलबन जो था वो एक चिहलगानी तुर्क था, जो धीरे धीरे पहले वो मीर हाजिब के पोस्ट पर अपॉइंट होता है और उसके बाद वो मीर हाजिब का पोस्ट जो होता था इल्तुतमिश के समय में सिर्फ़ और सिर्फ इम्पोर्टेंट नोबेल को दिया जाता था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बलबन को इल्तुतमिश ने एक एक्सपेडिशन के लिए भेजा और उस एक्सपेडिशन में, अवध के एक्सपेडिशन में बलबन ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। उसके बाद उसको अमीर के पद में शामिल कर लिया गया। ठीक है। 1246 में बलबन अपने आप को एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल के रूप में इस्टेब्लिश करता है। फिर वो मंगोल के बाद में उसने लाहौर, सिंध और ऊंच, इन सब जगहों पर मंगोलों का जो है उन्होंने काफ़ी, यानी बलबन जो था उसने प्रतिकार किया मंगोलों का बहुत स्ट्रांगली, और इसके चलते उसकी पद और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होती है। इसके अलावा जो बलबन था उसने अपने जो नेबरिंग हिंदू स्टेट थे और जो रिबेलियस राजा थे, हिंदू राजा या ज़मींदार, उन सबको इल्तुतमिश के कहने पर उसने प्लंडर किया, लूटा और उनको जो है दिल्ली सल्तनत के प्रति उन सबको लॉयल बनाया, जिसके कारण 3 साल के भीतर ही बलबन को जो है नसीरुद्दीन महमूद के काल तक, यानी नसीरुद्दीन महमूद के काल में नायब की पदवी दे दी जाती है। और नायब जो होते थे वो पूरे आर्मी को कंट्रोल करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे। तो आप देख सकते हैं कि जो एक व्यक्ति यानी बलबन एक दास था, एक साधारण सा दास था, उसने चहलगानी तुर्क के रूप में, मीर हाजिब के रूप में इल्तुतमिश के काल में अपॉइंट होता है। और नसीरुद्दीन महमूद का काल आते आते इसने अपनी योग्यता और परफॉर्मेंस की बदौलत जो है और लॉयल्टी की बदौलत नायब का पद प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण उसका टोटल कंट्रोल जो होता है आर्मी के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होता है। इसके बाद इसने अपनी जो शक्ति है, अपना जो पोजीशन है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। उसने अपनी बेटी का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कर लिया और नसीरुद्दीन महमूद से जैसे ही उसने अपनी बेटी का विवाह किया तो नसीरुद्दीन महमूद उसका सन इन लॉ हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद बलबन को ये लगने लगा कि उसका पद जो है वो सिक्योर नहीं है, तो जिसके कारण बलबन ने बहुत सारे रिलेशन जो इम्पोर्टेंट पावरफुल एकता थे, तो बलबन के अगेंस्ट ये खड़ा होने लगा। बलबन ने अपनी बेटी की शादी कर दी नसीरुद्दीन महमूद से, जिसके कारण जो उस समय के तुर्की अमीर थे तो उनको लगने लगा कि ये जो है बलबन अब काफ़ी ज़्यादा शक्ति को होल्ड कर रहा है, तो इसके कारण जेलसी फील होने लगी। और जो इम्पोर्टेंट पोस्ट, पावरफुल एकता और जो रिलेशंस के लोग थे, उन सब में बलबन के अगेंस्ट जो था एक अपोजिशन ग्रो होने लगा। इसी सीरीज में बिहार का गवर्नर होता है कुतलुक खान। कुतलुक खान एक बहुत ही सीनियर मोस्ट चिहलगानी स्लेव ऑफिसर होता है, जिसे बलबन ने 1253 ईस्वी में जब नायब का पोस्ट मिलता है उसे, तो उसने अब बोला कि ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसका टोटल कंट्रोल था और कुतलुक खान उसका अपोनेंट भी था और बिहार का जो गवर्नर था और इक्ता था उसका प्रांतपति भी था। तो इसीलिए बलबन ने क्या किया कि इक्ता को रीऑर्गेनाइज करना शुरू किया, रिपेयर करना शुरू किया, ताकि वहाँ पर वो अपने जो लॉयल लोग हैं उसको वो बैठा सके और कुतलुक खान को वहाँ से हटा सके। इसी सीरीज में उसका जो कज़न था शेर खान, वो भी जो इल्तुतमिश ने चिहलगानी की शुरुआत की थी, तुर्कान ए चिहलगानी यानी 40 अमीरों का दल, तो उसी में शेर खान, और शेर खान जो था वो बलबन का भतीजा था जो सिंध का गवर्नर था, तो ये भी विरोध करने लगा। इमामुद्दीन रेहान ये भी बलबन का विरोध करने लगा। तो काफ़ी सारे मैटर पर अब बलबन का विरोध होने लगा था, इसलिए उसने वकीलदार की नियुक्ति की जुडिशियल मैसर के लिए। इसके अलावा जो अनदर तुर्की अमीर था निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी,
इसको जो है बलवन ने अपॉइंट किया वजीर के फॉर्म में, और इन सब को अब कुचलने की तैयारी करने लगा। जैसे कुतलू खान को, उसके इक्ता को रिपेयर किया और उसको इक्ता से हटा दिया। फिर जो उसका भतीजा था शेर खान, इसको पॉइजन दे करके मार दिया। और बाकी जो दो और अमीर थे उसको हम आगे बताएंगे आपको कि उसको फिर कैसे अपने रास्ते से बलवन हटाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही बलवन पावर में आता है तो उसने अपना पूरा मैदान जो है यानी स्कोर जो है वो सेटल करना शुरू कर देता है कि कैसे अपने अपोनेंट को वो ख़त्म करे। तो सबसे पहले वो कुतलू खान के अगेंस्ट में एक एक्सपेडिशन, एक अभियान भेजता है, और ये सिग्निफाई करता है कि बलवन अब नए पोजीशन पर है, यंग किंग है, और उसकी रॉयल कनेपी को बलवन यूज कर रहा है। और इसी कारण बलवन क्या करता है कि अब बलवन ने सारे विरोधियों को ख़त्म कर दिया। अब उसने सोचा कि मैं खुद ही क्यों ना शासक बन जाऊँ, रूलर बन जाऊँ, और उसने डिसाइड किया कि जो यंग किंग है उसका जो सन इन लॉ है उसको वो पॉइजन करता है और उसको जो है रास्ते से अपने हटा देता है, और अपने आप को गद्दी का दावेदार यानी थ्रोन का दावेदार वो घोषित करता है, ठीक है। इसके बाद में बलवन जब रूलर बनता है तो कैसी स्थितियां हैं, उसके बाद उसने क्या कौन कौन से कदम उठाए। तो बलवन का काल जो है वो प्रेस्टीज, पावर और जस्टिस के रूप में जाना जाता है। जैसे ही बलवन की शुरुआत होती है, एज की शुरुआत 1266 से 87 तक, तो ये काल दिल्ली सल्तनत के लिए सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का काल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रेस्टीज के लिए देखते हैं कि बलवन ने अपने प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, अपनी साख को, क्रेडिट को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या करता है बलवन। तो बलवन जैसे ही शासन पर बैठता है तो वो उसका ये मानना होता है कि सुल्तान जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, सुल्तान जो है उसको गॉड ने भेजा है, पावर ऑफ मोनार्की को उसने इस्टेब्लिश की, और इसके लिए उसने अपने प्रेस्टीज को इंक्रीज किया। प्रेस्टीज को इंक्रीज कैसे किया, तो उसने अपने फेस को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से, जैसे जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, यानी वह पृथ्वी पर खुद गॉड का जो है छाया है, प्रतिबिंब है, ठीक है। उसको किसी भी उलेमा की सलाह की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी से भी गॉड के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद गॉड का एक प्रतिनिधि है। और इसके लिए उसने ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप को फॉलो किया। ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप के अंतर्गत क्या होता है कि उसमें जो राजा होता है या जो शासक होता है, रूलर होता है, तो रूलर को ऐसा माना जाता है कि रूलर या द किंग वॉज डिवाइन और सेमी डिवाइन इन कैरेक्टर, यानी जो गॉड है वो पूरा या तो डिवाइन है, दैवीय रूप है उसका, और नहीं तो कम से कम अर्धदैव है, छाया है ईश्वर का पृथ्वी पर। तो बलवन ने अपने फिगर को रिलीजियसली इस्टेब्लिश किया। सबसे पहले उसने अपने अमीरों और खुद के बीच में, जो उसका वो जो खुद रूलर है और जो तुर्की अमीर है, इन सब के बीच में एक फंडामेंटली डिफरेंसेस को कायम किया। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो तुर्की अमीर थे उनका शासन व्यवस्था में काफ़ी पार्टिसिपेट होता था। जो नसीरुद्दीन महमूद था वो तुर्की अमीरों के साथ कालीन पे बैठता था, लेकिन नहीं, बलवन ने अपने आप को दिखाया कि मैं तुर्की अमीरों की समान नहीं हूँ, मैं उनसे ऊपर हूँ। आई एम फर्स्ट, नॉट फर्स्ट एमंग इक्वल, बल्कि आई एम द सुपीरियर। ये बलवन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसके बाद उसने जो ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी सुल्तान के बराबर नहीं है, नो वन इज़ इक्वल टू सुल्तान, ठीक है। सब जो हैं सुल्तान के डिपेंडेंट हैं, सब उनकी मर्जी पर, मर्सी पे कायम हैं, सब मर्सी पे टिके हुए हैं। इसके बाद में इस आइडिया को एक्सटेंड करने के लिए बलवन ने हिंदुओं को, सम एक्सटेंट ऑफ द हिंदू हैड टू रिकॉन्सिलिएट विद द इस्लामिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी, तो हिंदुओं को भी इस्लामिक थ्योरी ऑफ सोवर्निटी के अंतर्गत वो शामिल करता है। बलवन ने अप्रोच किया कि उसने एक अंडरलाइन थ्योरी दी कि सुल्तान वॉज द शैडो ऑफ गॉड, यानी जिल ए इलाही, इलाही या अल्लाह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसने ये उपाधि धारण की, जो इस बात पर जोर देता था कि आई एम सुपीरियर टू ऑल ऑफ यू, यानी ऑल ऑफ नोबल्स, एंड आप जब भी दरबार में आए तो परफॉर्म करें सीजदा एंड पैबोस। सीजदा और पैबोस क्या था, सीजदा और पैबोस एक ईरानियन टेक्निक थी अभिवादन की। सीजदा में क्या होता था कि कमर तक झुक करके और हाथ को कमर के पास आप 180 डिग्री तक ला करके, और फिर इसको 5 बार जो होता था सर झुका करके सर के पास लाना पड़ता था। पैबोस क्या था, पैबोस या जमींदोस, इसमें होता था कि जैसे ही सुल्तान आ रहे हैं तो नोबल या तुर्की अमीर जो थे, तो तुर्की अमीर को क्या करना पड़ता था, ज़मीन पे लेट करके और पूरा मतलब जो दंडवत करना पड़ता था, वो इस कल्चर को बलवन ने शुरू किया। तो ये भी आप याद रखिएगा
कि जो सिजदा और पैबोस की प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? बलवन ने। जिले इलाही की उपाधि किसने ली थी? बलवन ने। ठीक है। उसने अपने कोर्ट में मतलब कि नोबेल अमीर वर्ग जो थे एक रैंक में खड़े होते थे, और मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और एक ऑर्डर को मेंटेन किया जाता था मीर हाजिब के द्वारा। बलवन खुद जो था अपनी डिग्निटी को कोर्ट में बहुत ध्यान रखता था, ताकि वो ज़्यादा बात न करे, ज़्यादा हंसे नहीं, तो इन सब चीज़ों पर वो ज़्यादा ध्यान रखता था। इसके अलावा जब सुल्तान बाहर निकलते थे तो उनको देखने के लिए लंबी लाइनें लग जाती थी। हिंदू और मुसलमान सैकड़ों किलोमीटर दूर से आते थे बलवन के इस राजसी जो ठाठ बाट थे, ग्लोरी थे, इन सबको देखने के लिए। और एक्चुअली बलवन का उद्देश्य भी इस ग्लोरी का यही था कि जो शासक वर्ग हैं उसके मन में बलवन के इस ग्लोरी के प्रति भय उत्पन्न हो, वो उनको आदर और सम्मान की दृष्टि से देखें। बर्नी कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर उसका जो रूलर है वो ऑर्डिनरी पीपल के साथ उठता बैठता है, तो उनके मन से एक जो खौफ होता है रूलर के लिए वो ख़त्म होने लगता है। और इसीलिए बलवन जो था वो, बर्नी का ये कहना है कि बलवन ने अपने कोर्ट में एक पॉलिटिकल पर्पस के लिए इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश किया था। कुछ और कारणों से बलवन ने दरबार में मदिरा पान छोड़ दिया था, वेश्यावृत्ति, इन सब चीज़ों का, क्योंकि गैम्बलिंग, जुआ खेलना, और जो नर्तकी थी या डांस करने वाली महिलाएं थी उनसे बातचीत करना उसने छोड़ दिया था। क्योंकि बलवन का ये मानना था कि एक सुल्तान जो गॉड, पृथ्वी पर गॉड का शैडो है, वो इन सब चीज़ों की हरकतों में संलिप्त नहीं रह सकता, क्योंकि आम आदमी के मन से उसका भय जो है समाप्त हो जाएगा। जो तुर्की अमीर हैं वो उनके सर पे चढ़ने लगेंगे, ठीक है, वो उनकी बात नहीं मानेंगे, विद्रोह हो सकता है। तो इसीलिए उसने अपने दरबार में जो इग्नोबल पर्सन थे, बफून से, डांसिंग गर्ल थे, इन सब से उसने बातचीत करना छोड़ दिया, मदिरा पान छोड़ दिया। हालांकि निजी रूप से व्यक्तिगत जीवन में वो अभी इन सब चीज़ों से दूर नहीं हो पाया था, ठीक है। इसके अलावा बलवन ने अपनी साख और क्रेडिट में इंक्रीज के लिए कुछ और से कदम उठाते हैं। जैसे बलवन चाहता था कि उसकी शक्ति को वो अपनी शक्ति को किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता था, और इसीलिए उसने अपने कजन जो शेर खान था, जो उसका विरोधी था, उसको पॉइजन दे करके मार दिया। इसके अलावा जो वो तुर्की अमीर वर्ग को ये दिखाना चाहता था कि वो उसकी रक्षा के लिए सदैव आगे है, इंटायर तुर्की नोबिलिटी के लिए, और इसी की आड़ में, इसी के जो शैडो है, इसमें उसने काफ़ी कठोर डिसीजन लिए अपने अपोनेंट को कुचलने के लिए। और उसने ये घोषणा की कि जो कोई भी पोस्ट है, इम्पोर्टेंट पोस्ट या इक्ता है या कोई भी अथॉरिटी है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो किसी भी छोटे व्यक्ति या लो ग्रेड के जो फैमिली होते हैं, लो ग्रेड फैमिली इन द सेंस कि जो लोग निम्न वर्ग से आते हैं, क्योंकि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि बलवन का निम्न वर्ग के प्रति क्या धारणाएं थे, छोटे लोगों के प्रति उसके मन में क्या धारणाएं थी। तो ये सब बलवन हमेशा से इसको डिस्टेंस मेंटेन करता था। बर्नी ये भी कहता है कि बलवन अपने आप को ईरानियन देवदूत या ईरानियन हीरो अफरासियाब का वंशज मानता था, और इसीलिए उसने जो इग्नोबल पर्सन यानी छोटे लोग, जो जैसे आज के समाज में सिंपल आप समझिए कि दलित, दबा कुचला लोग जो होते हैं, उस तरीके से, जैसे हिंदुओं में दलित कम्युनिटी होती है, मुसलमानों में पसमानदा मुसलमान होते हैं, तो इसी तरीके से सिखों में होते हैं, ईसाई में होते हैं। तो जो लो ग्रेड के लोग होते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि मुसलमानों में जो खान होते हैं, जो पठान होते हैं, जो शेख होते हैं, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और पसमानदा मुसलमान को निम्न समझते हैं। हिंदुओं में भी वैसे ही जो सवर्ण क्लास के लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, शूद्रों को छोटा समझते हैं। तो सेम यही कॉन्सेप्ट जो था बलवन के साथ भी था, वो अपने आप को ईरानियन हीरो अफरासियाब का वंशज समझता था और लो ग्रेड के लोगों से वो दूर रहता था, उनको प्रशासन में अपना जगह नहीं देता था। बर्नी का ये भी मानना है कि इल्तुतमिश के समय में एक सर्वे होता है और इस सर्वे में ये देखा जाता है कि जितने भी जो इग्नोबल फैमिली के लोग थे, छोटे परिवार के लोग थे, उन सबको यानी 33 लोगों का पता चला कि वो लोग छोटे परिवार से बिलोंग्स करते थे। जैसे कोई बुनकर परिवार से बिलोंग्स करता था, कोई किसी के पिता जो थे छोटे कारोबारी थे, कोई जो था खुदाई करने वाले परिवार से संबंधित था। तो ऐसे 33 लोगों को इल्तुतमिश के काल में शासन से हटा दिया जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल था निजामुल मुल्क जुनैदी, जिसका पिता जो था एक नॉर्मल वीवर था, उसके पूर्वज जो थे वो बुनाई करने वाले थे, और इस जो ताजिक मुसलमान था उसको जो है हटा दिया जाता है इसके काल में।
लेकिन बलवन के काल में ये देखा जाता है जहाँ एक और बलवन ये कहता है, जैसे आप यहाँ पर मैं आपको एज इट इज पढ़ के बता रहा हूँ कि बलवन की क्या सोच है। बर्नी कहता है कि इट वॉज अ मैंडेट गिवन टू हिम बाई गॉड नॉट टू अपॉइंट एनी लॉ इग्नोबल पर्सन एंड डैट व्हेन ही सॉ लॉ इग्नोबल पर्सन हिज ब्लड ट्रिमेंडल्ड विद, यानी कि गॉड कभी भी जो है छोटे लोगों को एक बड़ा पद पर नियुक्त नहीं कर सकता है, गॉड से कभी कोई गलती नहीं हो सकती है, और इसीलिए जब भी वह निम्न कुल के व्यक्ति को देखता था तो उसका खून जो है वो खौल उठता था। ठीक है, तो ये बलवन का कोटेशन था। लेकिन साथ ही साथ बर्नी ये कहता है कि जब जो निजामुल मुल्क जुनैदी था तो निजामुल मुल्क जुनैदी को इल्तुतमिश के काल में हटा दिया जाता है, ठीक है, अमीर हाजिब के पोस्ट से। लेकिन बलवन के काल में इसको नियुक्त किया जाता है और एक बड़ा पद दिया जाता है, जैसे मलिक उल तुज्जर का पद दिया जाता है। वो मलिक उल तुज्जर एक मर्चेंट का बेटा था, मर्चेंट था, फ़ख्र भिवानी। तो ये सब जो थे बड़े, तो उतने बड़ा पोस्ट होल्ड करते थे, लेकिन ये भी निम्न कुल से आते थे, लेकिन इनमें योग्यताएं थी, इसलिए ये बलवन के काल में आगे बढ़ पाए। ठीक है, तो बलवन के साथ ये था कि वो निम्न कुल के व्यक्ति को देखता था तो खून तो खोलता था, लेकिन योग्य लोगों का वो सम्मान करता था, वो उनको ऊंचा पोस्ट देता था। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एग्जाम्पल भी मिले हैं, तो आपसे ये कोटेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है नेट टीआरएफ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड जो है जस्टिस के बारे में है। बलवन के बारे में कहा जाता है कि बलवन एक डेस्पोटिक रूलर था, लेकिन उसने अपने इस डेस्पोटिक छवि को या निरंकुशता की जो छवि है उसको न्याय के तुला में तौल कर या न्याय के परिधि पर डाल करके अपने आप को न्यायविद बना करके काफ़ी हद तक कम करने की कोशिश की। उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जस्टिस के लिए जाना जाता था, वो इसमें इनफ्लेक्सिबल था, यानी जस्टिस में वो कोई कोताही नहीं करता था। उसने कभी भी मर्सी नहीं दिखाई गलत लोगों के प्रति, चाहे वो उसके अपने भाई हों, उसके अपने परिवार के लोग हों, या कोई भी उसका एसोसिएट्स और अटेंडेंट्स हो। और जितने भी एसोसिएट्स, अटेंडेंट, ब्रदरहुड और जो इसके परिवार के लोग थे जो इम्पोर्टेंट्स अमीर थे, उन सब पर जासूसी करने के लिए उसने बरीद की नियुक्ति करती है और स्पाइस की नियुक्ति किया उसने, जो हर एक सिटीज, डिस्ट्रिक्ट, इक्टा हर जगह थे, और इस पर कंट्रोल भी किया। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इसकी यह कितना न्यायप्रिय था। मलिक बकबक, ये जो था बदायूं का इक़्तिदार था, एक बड़ा इक़्तिदार था, बदायूं का गवर्नर था। तो इसने एक बार जो था वाइन पी करके या शराब पी करके उसने अपने एक सर्वेंट को मार डाला। तो बकबक की बीवी आती है बलवन के पास न्याय के लिए कि ये जो था मतलब कि इसने अपने सर्वेंट को मार डाला है। तो बकबक को मलिक बकबक को बलवन ने सज़ा दी और सज़ा के तौर पर उसको पहले तो फ्लॉग्ड किया गया, शारीरिक यातनाएं दी गई और फिर उसको मार दिया गया। इसके अलावा एक मलिक हैबत था। मलिक हैबत सुप्रिटेंडेंट था, आर्मी का गवर्नर था अवध का। इसने भी एक व्यक्ति की जान ले ली, तो उस व्यक्ति की पत्नी या वाइफ ने बलवन के पास फरियादी के तौर पर पहुंची वो, तो बलवन ने जो मलिक हैबत था उसको सुपुर्द कर दिया उसकी पत्नी को और बोला कि तुम जो सज़ा देना चाहो दे सकती हो। बाद में बहुत जा कर के मैनेज करने पर ये हैबत के मैनेज करने के बाद 20,000 रुपये लेने के बाद जो है उस समय वो उसको छोड़ देती है। ठीक है, तो इस तरीके का एटीट्यूड था बलवन का जस्टिस के प्रति वो, और यही एटीट्यूड जो बलवन को जो है एक न्यायप्रिय यानी एक तरफ कठोर बनाता है तो दूसरी तरफ उदारप्रिय या बेनोवेलेंट उसको बनाता है। बलवन का ये मानना था कि अगर अधिक मात्रा में धन हो या गरीबी हो तो दोनों जो है प्रशासन में शासक के लिए या रूलर के लिए रिवेल का कारण बनता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, बहुत रिच पीपल हो जाए, या कोई व्यक्ति बहुत गरीब हो जाए, तो गरीबी और अमीरी इन दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो ये रिवेलियन का कारण बनता है। ठीक है, और इसीलिए उसने अपने सन बुगड़ा खान को कहा कि देखो बेटा, जो खराज वसूलने में किसानों से जो तुम खराज वसूलते हो या कोई टैक्स वसूलते हो तो इसके प्रति थोड़ा मॉडरेट रहना, ना तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्स वसूलना और ना तो उसको कड़ाई से लेना, और ना ही उनको बहुत सॉफ्टली ट्रीट करना और ना ही बहुत कम टैक्स लेना। तो एक मॉडरेट टैक्स की बात करता है बलवन, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, जो आज के इस कॉन्सेप्ट में भी है कि अगर आप ज़्यादा टैक्स अगर लगा देती है सरकार तो लोग टैक्स की चोरी करने लगते हैं, और कम टैक्स कर लगा देती है तो उससे टैक्स का रेवेन्यू भी कम होने लगता है। तो एक मॉडरेट होना चाहिए एक लेवल तक, यानी जैसे ये मान लेते हैं टैक्स का एक ग्राफ है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ये मान लीजिए कि एक टैक्स का ग्राफ है, ये रहा टैक्स का ग्राफ। ठीक है,
एक समय क्लाइमेक्स आएगा, ठीक है। तो जैसे ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही ये पहुँचेगा, अगर टैक्स यहाँ पर इस अमाउंट में लिया जाएगा तो बहुत कम लोग टैक्स पे करेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर जैसे जैसे टैक्स कम होगा तो टैक्स का रेंज वाइड होते चला जाएगा। तो इसी पर जोर देता है बलवन, जिसको आज के मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स में फिलिप्स कर्व कहा जाता है। जस्टिस में बलवन ने और सारे बहुत काम किए, जैसे बलवन ने खान को नियुक्त किया इकताज में और उसको बोला कि आप पीपल को जो है हेल्प कीजिए, क्योंकि बलवन जब खुद ही इक़्तिदार था तो उसने देखा था कि कैसे कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है जब उसके नेचर का कोई मार पड़ती, यानी कि मान लीजिए फेमिनिन आ गई तो उस समय किसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो उसने खुद इक़्तिदार के तौर पे उन लोगों की हेल्प की थी काफ़ी ज़्यादा। वो जो पुअर फैमिली होते थे उनकी हेल्प करता था इक़्तिदार को प्रॉस्परस बनाने में, यानी पुअर फैमिली इक़्तिदार जब पुअर फैमिली को शोषण करते थे, हेल्पलेस लोगों का शोषण करते थे तो उनको रोकता था। और दूसरी तरफ इक़्तिदार उनका लॉयल बना लगे, इसलिए उसने मॉडरेट रूप से इसको फॉलो भी करता था। जो जब भी उसकी आर्मी किसी भी गांव से गुजरती थी या जब अटैक होता था तो वो स्पेशली अटेंशन देता था गरीब लोगों पर, हेल्पलेस लोगों पे, वीमेन पे, चिल्ड्रेन पे, ओल्ड एज पीपल पे, ताकि इनको कोई कष्ट ना हो, इनको कोई फिजिकली हार्म ना हो, ठीक है। इसके अलावा जब वो खुद जब इक़्तिदार था तो उसने काफ़ी सारे लोगों की मदद की थी कि जब वो नदी पार करते थे तो हॉर्स और एलिफेंट के थ्रू उनको नदी पार करवाते थे। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जस्टिस के क्षेत्र में। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये कोटेशन किसका है, कि बहुत ज़्यादा जो रिचनेस है या और बहुत ज़्यादा जो पुअरनेस है, ये दोनों चीज़ें घातक हैं रूलर के लिए, क्योंकि इससे विद्रोह पनपता है, ठीक है। इसके बाद बलवन की हम लोग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को देखते हैं। ये पावर के क्षेत्र में पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए बलवन ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को शुरू किया था। लक्त एंड लौह की नीति इसको बोलते हैं। तो जब इल्तुतमिश की डेथ होती है तो दिल्ली के आसपास जो मियोज थे, और मियोज मतलब जो जनरली प्लंडर करने वाले लोग होते थे, जो कन्वर्टेड लोग थे, तो ये लोग दिल्ली को लूट पाट करते थे। तो जो मियोज थे वो दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते थे। इनको ख़त्म करने के लिए बलवन ने एक बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेडिशन को चलाया, अभियान चलाया, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा, क्योंकि दिल्ली के आसपास जो थे बहुत घने जंगल थे और इन जंगलों में लोग अपना प्लंडरिंग करते थे और जंगलों में जाकर छुप जाते थे। दोआब रीजन में भी जो रॉबर और डकैत थे, सड़क पे चलने वाले जो कारवांज थे, मर्चेंट थे, उनको लूट लेते थे। तो अपने शुरू के 2 साल में, जैसे 66 से लेकर के और 68 तक, बलवन इन 2 साल में इसको कवर करने का कोशिश करता है, इसको कर्टेल करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहले उसने दिल्ली के आसपास जो जंगल थे उसको उसने कटवा दिया। दिल्ली के आसपास के जंगलों के आसपास उसने बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया, थाना का निर्माण करवाया, जैसे वहाँ पर मिलिट्री या जो दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं, उन सब की नियुक्ति की। हर जगह जो है उसने स्पाई और बड़िद की नियुक्ति की, ताकि वो स्पाई और जो बड़िद हैं वो जो हैं सही समय पर बलवन को सूचना दे सके कि कहाँ पे लूटपाट होने वाली है और क्या है, ताकि उसको अंजाम देने से पहले बलवन कवर कर सके, ठीक है। ऐसा ही वो काम अवध, रोहिलखंड और बदायूं में भी करता है। जो रोहिलखंड का क्षेत्र है और जो अवध का क्षेत्र है, वहाँ पर उसने अफ़गान और अदर मुस्लिम्स थे, उनको टैक्स फ्री लैंड दिया कि आप यहाँ पे खेती कीजिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। जो सड़क पे लूटपाट की घटनाएं होती हैं उनको ख़त्म कीजिए। उसको शक्ति भी दी गई, उन अफ़गान और मुस्लिमों को शक्ति दी गई कि आप यहाँ पर कुछ भी करिए, लेकिन जो है इनको आप कर्टेल कीजिए, आप जो है इन प्लंडरिंग को, रॉबिंग को, लूटपाट को, सबको रोकिए, ठीक है। और इस तरीके से उसने जो रोड थे उसको फ्री बना दिया ट्रेडर के लिए और बंजारा के लिए। और जब एक बार ट्रेडिंग सिस्टम शुरू हो गई अच्छे तरीके से, तो दिल्ली में जो डोमेस्टिक एनिमल थे, कैटल थे, घोड़ा थे, हाथी थे, इन सब का दाम जो है अब नियंत्रित हो गया उन पर, मतलब वो कंट्रोल में हो गए। बलवन ने सक्सेसफुली एक बड़ी आर्मी को अपना नियुक्त किया। मतलब बलवन का ये मानना था कि अगर आपको बलवन अर्नड हिज सक्सेस लार्जली ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाई सिस्टम। बलवन की ये सारी बातें इसलिए सफल हो पाई क्योंकि उसने एक संगठित स्पाई सिस्टम या जासूस व्यवस्था, इन सब चीज़ों को शुरू किया था, गुप्तचर व्यवस्था को शुरू किया था। उसने बारीद जो होते थे उसकी
इंस्पेक्टिंग की और उसको कहा कि आप सारे गवर्नर, मिलिट्री ऑफिसर, सिविल ऑफिसर और इवन उसका जो अपना बेटा है बुगड़ा खान, उसके ऊपर भी जासूस नियुक्त किए। बलवन जो था जासूसों की नियुक्ति खुद करता था और वो मानता था कि अगर इनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाएगी, अच्छे तरीके से पेड नहीं किया जाएगा तो ये धोखा दे सकते हैं। इसीलिए उनको अच्छे तरीके से वेतन दिया जाता था, काफ़ी हाई वेतन दिया जाता था उनको। ये जो थे, जो बारीद थे या गुप्तचर थे, इनकी पहुंच जो थी सीधे सुल्तान तक थी, इनको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुल्तान को देते थे। लेकिन कई बार अगर वो अपना इन्फॉर्मेशन देने में फेल्ड हो जाते थे तो उनको सीवियरली पनिश्ड भी किया जाता था। ठीक है, तो बलवन का जो स्पाई सिस्टम था वो प्रूव करता है उसकी इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, और उसका यूज ये करता है चालीसा जो था, यानी जो तुर्कान ए चहलगानी था, उसको ख़त्म करने में बलवन स्पाई सिस्टम का बहुत मदद लेता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द 40, यानी चालीसा का जो डिस्ट्रक्शन है वो कैसे बलवन करता है। तो बलवन एक ऐसा पावरफुल सुल्तान था जो ये मानता था कि जब तक ये पावर ऑफ 40 को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक उसकी शक्ति इस्टेब्लिश नहीं होगी। इसीलिए उसने बहुत सारे नोबल को, इक़्तिदार को हटा दिया, कुछ उसमें से मर गए जब वो शासन इस्टेब्लिश किया अपना। तो 1266 तक बहुत सारे इक़्तिदारों की मृत्यु हो गई थी, कुछ को उसने उसकी शक्ति से डिप्राइव्ड कर दिया और जो बचे कुचे थे उसको मार दिया। जैसे शेर खान को मार दिया, मलिक बकबक को मार दिया, इसके बाद में हैवत को मार दिया, हैबत खान को मार दिया, आमिर खान को मार दिया, अमीन खान को मार दिया। तो ये सब चीज़ें बलवन ने काफ़ी इन सब चीज़ों पर क्लोजली निगरानी रखी और जो चालीसा था उसको ख़त्म किया। बहुत छोटी छोटी गलतियों पर उसने बहुत बड़े बड़े ऑफेंस दिए और जो चालीसा के लोग थे उनको काफ़ी बड़ा पनिश दिया जाता था। जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो बदायूं का गवर्नर था उस समय एक अपने नौकर को मार देता है तो उसके लिए उसकी जान ले ली जाती है, जो उतनी बड़ी पनिशमेंट, उतना बड़ा क्राइम नहीं था उस समय नौकर को मारना। तो छोटी छोटी गलतियों के लिए अमीरों को वहाँ पे बड़ी सज़ा दी जाती थी, जो तुर्कान ए चहलगानी के अमीर थे। ठीक है, इसके बाद बलवन जो है अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी इस्टेब्लिश करता है, क्योंकि बलवन का मानना था कि एक सेंट्रलाइज स्टेट होने के लिए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज स्टेट होने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए इसने कुछ कदम उठाए, जैसे ने अपने सेंट्रल आर्मी का उसने विस्तार किया। जो बहादुर और एक्सपीरियंस्ड मलिक और सरदार थे उनको अपनी सेंट्रल आर्मी में नियुक्त किया। बहुत सारे नए सवार जो थे उनको ऐड किया अपनी आर्मी में, उनको अच्छा वेतन भत्ता देता था, एकता के तौर पर उनको उपजाऊ लैंड दिया ताकि वो लोग वफादार बने रहें। इसके अलावा उसने आर्मी में कुछ रिफॉर्म किए। उसमें क्या था कि पहले जो थे बहुत से अमीर लोग जो थे, जैसे अमीर हाजिब, सरे जानदार, ये लोग काफ़ी पुराने हो चुके थे, अब इनका प्रशासन में कोई काम नहीं था, लेकिन ये लोग बड़े बड़े इक्ता को होल्ड करके रखे थे। तो उनकी इक्ताओं को इसने वापस लिया और उसको खालिसा भूमि में शामिल किया। हालांकि उस समय तक, बलवन के समय में खालिसा भूमि का कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि खालिसा भूमि का कॉन्सेप्ट आता है अलाउद्दीन के समय में। ठीक है, तो जब, लेकिन फिर भी उसने बड़े बड़े इक्ताओं को सीज कर दिया और उनको छोटे छोटे जो आर्मी ऑफिशियल थे, नए रंगरूटों की जो उसने भर्ती की थी, हॉर्समैन, आर्चरी, फुटमैन, इन सबको जो एम्प्लॉयड किया था उन सबको इसने देना शुरू किया। अब इतनी बड़ी आर्मी है लेकिन अगर कोई युद्ध नहीं होता है, क्योंकि मंगोलों का खतरा हमेशा बना होता था, तो अब युद्ध करेंगे तो मंगोल से युद्ध करना उस समय उतना ज़्यादा बुद्धिमानी नहीं था। तो इसीलिए ये हमेशा जो थे शिकार करवा करके और लोगों को एक्सरसाइज मोटिवेट करते रहता था। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो ये जो एशिया, दक्षिण एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया, सेंट्रल ईस्ट एशिया से जो हाथी और घोड़े आते थे अरेबियन पेनिसुला से, तो वो आना बंद हो गया। तो फिर इसने बंगाल में और इन सब व्यापारों पर नियंत्रण किया और एलिफेंट और हॉर्स के ऊपर, सप्लाई के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अब आज हम लोगों ने बलवन के बारे में काफ़ी डिटेल में देखा और आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। एक बार जब हम लोग पूरे दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों के बारे में बात कर लेंगे तो हम लोग कलेक्टिव रूप से दिल्ली सिस्टम की एजुकेशनल सिस्टम को देखेंगे। फिर उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है, उन सब के बारे में हम लोग कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद में तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोदी, इन सब के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग फिर इसको शुरू करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी और मार्केट रिफॉर्म वगैरह को। ठीक है,
तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thanks for watching and thanks for discussion. Bye. Have a nice day. Thank you.